अगस्त 1976 दिल्ली हॉस्पिटल में एक आदमी कार पार्किंग के पास एक टेबल के सामने खड़ा होकर रो रहा था। टेबल के आसपास भीड़ जमा हो रही थी उस बुजुर्ग आदमी को देखकर। तभी टेबल की दूसरी तरफ बैठा व्यक्ति गुस्से में कहता है, अगर तुम्हारे पास पेपर नहीं है तो तुम घर जाओ या फिर इस फॉर्म को भर दो और अंगूठा लगा दो। हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, उल्टा तुम्हें पैसे देंगे। तभी पार्किंग में एक सीनियर डॉक्टर आते हैं। वो जब उस आदमी को रोते हुए देखते तो उन्हें ख्याल आता है कि मैंने शायद इसे पहले कहीं देखा है। डॉक्टर उस आदमी के पास जाकर पूछते हैं, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं। तभी वो आदमी रोते हुए कहता है, डॉक्टर साहब मेरी मदद कीजिए, ये लोग मुझे लाइन में खड़े नहीं होने दे रहे हैं। मुझे बुखार की दवाइयाँ चाहिए पर ये लोग मुझसे पहले नसबंदी के ऑपरेशन के फॉर्म पर साइन करने को कह रहे हैं। मुझे नसबंदी नहीं करानी, मुझे तो बुखार की दवाइयाँ चाहिए। और तो और मैंने इन्हें बताया कि मेरी पत्नी मर चुकी है इसी हॉस्पिटल में आज से ठीक 5 दिन पहले। डॉक्टर ने जब बुजुर्ग व्यक्ति की पूरी बात सुनी तो उसने स्टाफ मेंबर्स को चिल्लाकर वहां से भगा दिया और कहा कि तुम्हें अगर ये एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो किसी नौजवान को ढूंढो, ऐसे बुजुर्ग लोगों को परेशान मत करो। ये सिर्फ एक ऐसी घटना नहीं है जो इमरजेंसी के टाइम पे हुई थी। संजय गांधी के कहने पर सिर्फ साल 1976 में 6.2 मिलियन आदमियों की नसबंदी की गई थी। तो बिना किसी संवैधानिक पद के संजय गांधी के पास ऐसी कौन सी पावर थी जिससे चुने हुए सांसद भी उनसे डरते थे। और संजय गांधी को गांधी परिवार का सबसे खतरनाक नेता क्यों कहा जाता है, और क्या है कहानी इंडियाज क्राउन प्रिंस की, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों। नेहरू गांधी परिवार में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश की प्रधानमंत्री बनती है उनकी बेटी इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के बारे में सोचा तो उनके पास दो चॉइसेस थी, बड़े बेटे राजीव गांधी और छोटे बेटे संजय गांधी। राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस में बोइंग 737-200 एडीवी के कैप्टन थे और पॉलिटिक्स से अपनी दूरी बनाए रखते थे। तो इंदिरा गांधी के पास सिर्फ एक चॉइस बची, छोटे बेटे संजय गांधी। अपने बड़े भाई की तरह ही संजय गांधी भी सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली में पढ़े थे, फिर वो इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल स्विट्जरलैंड में चले गए। संजय गांधी ने अपना करियर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में चुना। उन्हें स्पोर्ट्स कार का बहुत शौक था। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि संजय गांधी ने पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री मारुति लिमिटेड कंट्रोवर्सी से ही की थी। 1971 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें बात की गई थी पीपल्स कार की, एक ऐसी कार जो एफिशिएंट हो, भारत में ही बनी और मिडिल क्लास इंडियंस भी उसे अफोर्ड कर पाएं। जून 1971 में मारुति मोटर्स लिमिटेड नाम की कंपनी को गवर्नमेंट ने कंपनी एक्ट के तहत अपने अंडर में ले लिया और संजय गांधी को बनाया इसका मैनेजिंग डायरेक्टर, जबकि उन्हें ना तो कोई पुराना एक्सपीरियंस था ना किसी कॉरपोरेशन के साथ लिंक थी, जिसकी बहुत आलोचना हुई। पर इसी साल दिसंबर में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान पर बड़ी जीत के कारण ये बात कहीं दब गई। इस कंपनी ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक भी कार नहीं बनाई। कंपनी में बढ़ते करप्शन को लेकर संजय गांधी पर सवाल उठे। फिर दुनिया भर में बीटल कार की पॉपुलैरिटी देखकर संजय गांधी ने वेस्ट जर्मनी की वॉक्सवैगन कंपनी से बात की अपनी पीपल्स कार के बारे में। फिर जब देश भर में इमरजेंसी लगी तो संजय गांधी ने मारुति प्रोजेक्ट को तो कहीं कूड़ेदान में डाल दिया और अपनी एंट्री कर ली इंडियन पॉलिटिक्स में। इस कंट्रोवर्सी में कोई कार बनी हो या ना बनी हो, पर संजय गांधी के लिए पॉलिटिक्स में घुसने का रास्ता जरूर बन गया। पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री के बाद संजय गांधी ने अपनी मां की पोजीशन की मदद से बहुत इन्फ्लुएंस बना लिया था। उनका उठना बैठना कैबिनेट मिनिस्टर्स, हाई ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिसर्स के साथ होने लगा था। खैर ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही संजय गांधी के साथ थे, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इसका विरोध भी किया था। जैसे इंदर कुमार गुजराल ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से रिजाइन कर दिया था जब संजय गांधी ने उन्हें बताना शुरू किया कि आप मिनिस्ट्री कैसे चलाएं, बेसिकली ऑर्डर देना शुरू कर दिया था। इंदर कुमार गुजराल ने गुस्से में कहा था कि तुम मुझे ऑर्डर मत दो, तुम चुने हुए नेता नहीं हो। खैर इंदर कुमार गुजराल की जगह संजय गांधी ने अपने ही सपोर्टर विद्याचरण शुक्ला को बैठा दिया। ये ऐसा सिर्फ एक इंसिडेंस नहीं है। उस समय के फेमस बॉलीवुड सिंगर किशोर कुमार ने जब इंडियन यूथ कांग्रेस के फंक्शन में गाना गाने से मना कर दिया था तो किशोर कुमार के गाने संजय गांधी के कहने पर ऑल इंडिया रेडियो पर से बैन कर दिए थे। ये सब तो होगा संजय गांधी के इंडिविजुअल्स के साथ टकराव, लेकिन बाद में संजय गांधी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल आम जनता पर करना भी शुरू कर दिया था। जैसे संजय गांधी अपने दो साथियों ब्रिजवर्धन और जगमोहन मल्होत्रा के साथ जामा मस्जिद देखने गए। इनमें से जो जगमोहन मल्होत्रा थे वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन थे। जब वो ओल्ड दिल्ली के तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद देखने लगे तो उन्हें देखने में तकलीफ हो रही थी क्योंकि बीच में कहीं झुग्गी झोपड़ी आ रही थी। इतनी ही बात हुई थी कि 13 अप्रैल को इस घटना से करीब 2 दिन बाद उन झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिया गया और जब वहां के लोकल्स ने इसका विरोध किया तो पुलिस ऑर्डर्स देकर फायरिंग भी करवाई।
जिसमें कम से कम 150 लोगों की मौत हो गई और 7,000 लोगों को बेघर होना पड़ा। इन लोगों को बाद में यमुना नदी के पार कुछ कच्चे घरों में शिफ्ट कर दिया गया। इतना सब हो जाने के बावजूद भी संजय गांधी का अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करना कम नहीं हुआ। उल्टा ये और बढ़ गया जब 25 जून 1975 में देश भर में इमरजेंसी लगाई गई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 352 के हिसाब से देश भर में इमरजेंसी लगाई जाती है जब वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर आर्म रेबेलियन हो। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के पहले आर्म रेबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था और इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड में कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी थी, जिस बात का पूरा इस्तेमाल किया इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए। और इस प्रोसेस में इंदिरा गांधी का काम आसान करने के लिए सामने आए उनके छोटे बेटे संजय गांधी। इस समय जीवात्रम कृपलानी और जयप्रकाश नारायण सहित कई गैर कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया गया जो भी इमरजेंसी के खिलाफ थे। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी इंदिरा गांधी के सलाहकार के रूप में उभरे। इस समय कई पुराने लोग या नेता जो नेहरू जी के टाइम से कांग्रेस के साथ थे, उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। मार्क टली ने कहा कि संजय गांधी ने अपनी अयोग्यताओं के बावजूद भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उनकी मां इंदिरा गांधी ने संजय गांधी का इस्तेमाल किया था देश और देश के प्रशासन को डराने में और लोगों को बताने में कि एक पुलिस स्टेट क्या होता है। और तो और ये भी कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ, खासकर बंसीलाल के साथ मिलकर देश को चलाया था, जिसमें संजय गांधी ने अपनी मां पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था, जिसका मतलब था कि भारत सरकार पीएमओ से नहीं पीएमएच से चलती थी, जिसका मतलब है भारत सरकार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से चलाई गई। संजय गांधी ने अपने अंडर कुछ नौजवान लड़कों को भी रिक्रूट किया था जो पर्दे के पीछे ताकत और डर का इस्तेमाल करते थे गांधी परिवार या कांग्रेस के विरोधियों को डराने में। और सिर्फ विरोधियों को नहीं धमकाया जाता था, प्रेस और मीडिया पर भी कंप्लीट कंट्रोल कर लिया था। और जब इतना काफी नहीं था तो संजय गांधी ने फिल्म्स तक पर अपनी कंट्रोल जमाने की कोशिश की थी, जैसे 1975 में बनी मूवी किस्सा कुर्सी का, जिसको डायरेक्ट किया था अमृत मेहता ने, जो एक पॉलिटिकल सटायर थी। इस मूवी में बेसिकली इंदिरा गांधी और संजय गांधी पर ताने दिए गए थे। इस मूवी में संजय गांधी के कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम का भी मजाक उड़ाया गया था, जिसकी बात हमने वीडियो में पहले की थी। किस्सा कुर्सी का मूवी सर्टिफिकेशन के लिए सेंसर बोर्ड के पास गई अप्रैल 1975 में। अब क्योंकि मूवी में एग्जिस्टिंग पीएम का मजाक उड़ाया गया था तो सेंसर बोर्ड ने डरकर मूवी को 7 मेंबर्स की एक रिवाइजिंग कमेटी को भेजा, जिसने मूवी को आगे सरकार को भेज दिया। किस्सा कुर्सी का मूवी देखने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 51 ऑब्जेक्शन से भरा हुआ एक नोटिस डायरेक्टर को भेजा, जिसका जवाब डायरेक्टर ने 11 जुलाई 1975 को दिया, जिसमें डायरेक्टर ने कहा कि इस मूवी में सारे कैरेक्टर्स इमेजिनरी है या काल्पनिक है और ये मूवी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या इंसान से जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन ये कहते हुए शायद डायरेक्टर तारीख देखना भूल गए थे, क्योंकि इस रिप्लाई से ठीक 21 दिन पहले इमरजेंसी लग चुकी थी। तो होना क्या था, इस फिल्म के सारे प्रिंट, मास्टर प्रिंट सेंसर बोर्ड के ऑफिस से उठा लिए गए और गुड़गांव के एक मारुति फैक्ट्री में लाकर जला दिए गए। अब मारुति फैक्ट्री नाम बताने की जरूरत तो नहीं है। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने डेवलपमेंट के लिए 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसी के साथ संजय गांधी ने अपने ही 5 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए थे, जबकि उनके पास कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी ही नहीं। इस 5 पॉइंट प्रोग्राम में मेनली बात की गई थी लिटरेसी, ट्री प्लांटेशन, इरेडिकेशन ऑफ कास्टिज्म, अबॉलिशन ऑफ डाउरी और फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड पॉलिसीज 1951 से बनती आ रही है, पर 1970s के दशक में देश भर में बहुत सारे आर्थिक संकट आ रहे थे, जैसे बारिश का एवरेज से कम होना, फूड प्रोडक्शन का कम हो जाना, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ जाना, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया था। पेट्रोल डीजल के साथ और कई चीज़ों पर भी महंगाई बढ़ गई थी और इसका उल्टा पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को पॉपुलेशन कंट्रोल करने को कहा, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने साल 1972 से 1980 के बीच में भारत सरकार को $66 मिलियन का लोन दिया। और जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो संजय गांधी के पास यूं भी पावर की कमी तो थी नहीं, उन्होंने वॉलंटरी स्टरलाइजेशन को फोर्स स्टरलाइजेशन में बदल दिया। संजय गांधी को इस बात पर भरोसा था कि वो अगर मुस्लिम को नसबंदी प्लान या प्रोग्राम के लिए मना लेते हैं तो बाकी लोग अपने आप ही इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे। और तो और सरकार की तरफ से इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों को पैसे और गिफ्ट भी ऑफर किए गए थे, और जिन लोगों ने इसका विरोध किया या तो उनको जेल में डाल दिया गया या फिर मार दिया गया। सिर्फ इमरजेंसी ईयर 1975 में 80 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई थी
और 1974 से 1979 के बीच में 1,85,00,000 लोगों की नसबंदी की गई थी। इस प्रोग्राम को लेकर कई लोगों ने संजय गांधी के ऑथोरिटेरियनिज्म पर सवाल उठाए और कई लोगों ने उन ऑफिशियल्स पर सवाल उठाए जिन पर इसकी ऑफिशियल जिम्मेदारी थी। पर आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि असल में जिम्मेदार कौन था। ये सब खत्म होने के बाद मार्च 1977 में चुनाव प्रचार के दौरान संजय गांधी पर एक अनजान आदमी ने गोली चला दी, जिससे संजय गांधी तो बच गए, लेकिन लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा साफ दिखाई दिया और उसी साल संजय गांधी अपना चुनाव भी हार गए थे। फिर जनवरी 1980 में संजय गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। उससे ठीक 6 महीने बाद 23 जून 1980 को एक एरोप्लेन क्रैश में संजय गांधी की मौत हो गई। संजय गांधी को लोग उनकी डिसिसिवनेस और बोल्डनेस की वजह से याद रखते हैं और दूसरी तरफ के लोग उनको उनकी क्रूअलिटी और रेकलेसनेस की वजह से याद रखते हैं। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ लोग ज़्यादा हैं। आपका संजय गांधी के बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्या हमारे देश को ऐसे नेता फिर कभी मिलना चाहिए? अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।